सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद और आशा करता हूं कि काफी अच्छे होंगे भैया। सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट क्लास ज्वाइन करेंगे सारे बच्चे तुरंत प्रभाव से। फटाफट क्लास ज्वाइन कर लीजिए सारे बच्चे तुरंत प्रभाव से। सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा थोड़ा सा क्लास लेट हो गया था, कल एक डायग्राम बनवाया था तुम्हें, और इस डायग्राम को क्या किया मैंने क्या किया था? नियत ताप पे गरम। और नियत ताप पे गरम क्या किया था? मैंने एक गोला लिया था, वो गोला बीच में से क्या था? खोखला। और उस गोले के अंदर वाले भाग, इनर वाले पार्ट पे मैंने क्या किया था? काले पदार्थ का लेप, कोटिंग बाई ब्लैक मैटर। उससे ब्लैक मैटर से मैंने क्या? परमाणु। देखो ये पदार्थ है और पदार्थ परमाणु से मिलकर बना, इसका मतलब पदार्थ में क्या एटम्स है? तो ये लिखा, लिखो धात्विक गोले में उपस्थित परमाणु, धात्विक गोले में उपस्थित परमाणु ढंग से लिखना रहे, धात्विक गोले में उपस्थित परमाणु नियत ताप पर उष्मा का नियत ताप पर उष्मा का अवशोषण करके, अवशोषण करते हैं ऐसे लिखना, नियत ताप पर उष्मा का अवशोषण करते हैं और यह परमाणु अपनी माध्य स्थिति, अवशोषण करते हैं और यह परमाणु अपनी माध्य स्थिति, अपनी माध्य स्थिति में कंपन करते हैं, अपनी माध्य स्थिति में कंपन करते हुए, कंपन करते हुए आंतरिक सतह से, कंपन करते हुए आंतरिक सतह से विकिरणों, आंतरिक सतह से विकिरणों का उत्सर्जन, उत्सर्जन करते हैं। यह विकिरण, यह विकिरण आंतरिक सतह से परावर्तित व अवशोषित, आंतरिक सतह से परावर्तित व अवशोषित होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। यहां ताप, यहां ताप नियत होने के कारण, नियत होने के कारण विकिरण, विकिरण ऊष्मीय साम्य अवस्था में होती है, विकिरण ऊष्मीय साम्य अवस्था में होती है, ऊष्मीय साम्य अवस्था में होती है। अर्थात प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मा, अर्थात प्रति सेकंड
उत्सर्जित ऊर्जा का मान, उत्सर्जित उष्मा ऊर्जा का मान लिखना भाई, उत्सर्जित उष्मा ऊर्जा का मान प्रति सेकंड अवशोषित ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा प्रति सेकंड अवशोषित उष्मा ऊर्जा का मान एक समान होता है, एक समान होता है। अर्थात धात्विक गोले में, अर्थात धात्विक गोले में अर्थात धात्विक गोले में उष्मीय विकिरणों का, अर्थात धात्विक गोले में उष्मीय विकिरणों का ऊर्जा घनत्व नियत होता है, ऊर्जा घनत्व नियत होता है। एक सेकंड रुकना बेटा ना, सारी चीज समझाए। ध्यान से सुनिएगा, एक मेटेलिक स्फीयर है, यानी मेटल का एक स्फीयर है, उसके इनर वाले पार्ट यानी आंतरिक भाग पे मैंने क्या कर दिया, काले पदार्थ का लेप यानी ब्लैक मैटर की क्या कर दी, कोटिंग कर दी। अब मैंने इसको हीट दिया, तुम्हें पता है हीट को क्या करेगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ये एब्जॉर्ब किए, इसमें क्या उपस्थित है, परमाणु यानी एटम, वो अपनी माध्य स्थिति के आसपास क्या करने स्टार्ट कर देंगे, वाइब्रेशन। और जब भी एटम वाइब्रेट करेंगे तब क्या करेंगे, रेडिएशन इमिट। और वो क्या करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं। रेडिएशन इमिट करने के कारण ये रेडिएशन लगातार यहां से क्या करता रहता है, परावर्तित होकर यहां अवशोषित होगा, फिर वापस परावर्तित होगा, अवशोषित होगा, परावर्तित होगा। पर ध्यान रखना क्या बोला गया कि जो अवशोषित, जितनी भी उष्मा जितनी अवशोषित हो रही है ऊर्जा, उतनी ही क्या हो रही है, उत्सर्जित। यानी अवशोषण और उत्सर्जन में कोई फर्क नहीं है, यानी कोई चीज समान रहे, इसका मतलब वो क्या है, कांस्टेंट। इसीलिए मैंने क्या बोला, उसके लिए विकिरणों का जो उष्मा ऊर्जा घनत्व है वो क्या रहेगा, नियत। क्योंकि वो क्या रहा है, जितना अवशोषित हो रहा उतना ही उत्सर्जित हो रहा प्रति सेकंड, कोई उसमें चेंजमेंट नहीं आ रहा। इसका मतलब वो क्या है, कांस्टेंट। और इसी समय, इस समय लगातार ये अवशोषित उत्सर्जित रहती रहेगी। इस समय यहां पे कोटर कर दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, एक श्वेत प्रकाश मिलता है। क्या मिलता है, श्वेत विकिरण मिलता है। क्या मिलता है बेटा, श्वेत विकिरण। अब ये श्वेत विकिरण जो होगा, इसके अंदर जो वेवलेंथ होगी वो कहां से कहां होगी बेटा, लैम्डा बराबर 0 टू लैम्डा बराबर इनफाइनाइट। यानी इसमें सभी प्रकार की तरंगदैर्घ्य उपस्थित होंगी श्वेत प्रकाश में। कल भी बताया था ना तुम्हें इस बारे में। तो यहां से, और इसी को क्या बोलते हैं, कृष्णिका, या इसको क्या बोलते हैं बेटा, कृष्णिका विकिरण, यानी कृष्णिका रेडिएशन, विकिरण। इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या इसको व्हाइट रेडिएशन, या लाइट एक ही बोल दो ना, एक ही प्रकार है। क्लियर। और ये क्या है, इसको नियत ताप पे क्या किया था अपन ने कल, गरम, नियत ताप
पर गर्म करने पर। ठीक है, वैसे उतार लिया था ये सारी चीज आपने ना, क्या किया था? हीटिंग, हीटिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर? और ये क्या था? काले पदार्थ का, काले पदार्थ का लेप। ठीक है, कोटिंग बाई फ्लेक मैटर। क्लियर है? बताओ, ये बाहर वाला पार्ट क्या था इसका? धात्विक गोला, यानी मेटेलिक स्फीयर। ये सारी चीज मैंने कल तुम्हें उत्तरवा दी थी अच्छी तरीके से। बताओ, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है आप सभी को? गुड मॉर्निंग सपना, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जहां कल छोड़ा था ना, उसके जस्ट नीचे लिखना भाई एक बार। कल तुम्हें जो चीजें लिखवाई थी उसके नीचे लिखो भाई, लिखो द एटम प्रेजेंट इन मेटेलिक स्फीयर the atoms present in metallic sphere absorb heat at constant temperature, absorb heat at constant temperature, constant temperature, absorb heat at constant temperature, their atoms vibrate, या these atoms लिखो, ऐसे लिखो, these atoms vibrate in its mean position, vibrate in its mean position and emits radiation from internal surface of metallic sphere, internal surface of metallic sphere, full stop. These radiations either reflected, these radiation either reflected or absorbed from its internal surface, full stop. Radiation are in thermal equilibrium, radiations are thermal equilibrium due to having constant temperature, due to having constant temperature, due to having constant temperature, that is the emitted energy per second, that is the emitted energy per second is same as the absorb energy in per second, full stop. So energy density of thermal radiation, so energy density of thermal radiation in metallic sphere,
remains constant, remains constant, remains constant. एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, यही तुम्हें लिखवाया बेटा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ फटाफट। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों को ये ऊर्जा घनत्व है तो क्या रहता है, नियत नियत रहने के कारण पता चल गया होगा। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। क्लियर है, ये चीजें थी। अभी तक अपन ने क्या समझा कि हम क्या क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, ध्यान से एक बार। मैंने कहा था ना ये पहले वाला पोर्शन ही दिक्कत है, बाकी इसमें सारे सेपरेशन टॉपिक है, क्योंकि ये नई चीज स्टार्ट हुई है ना तो दिक्कत है इसमें। सुनिएगा दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हमारे पास 4 फिनोमिना थे, ब्लैक बॉडी, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और युग्म उत्पादन। इन चारों को समझाने में क्लासिकल फेल हुआ तो नई फिजिक्स की आवश्यकता हुई, क्वांटम फिजिक्स की। क्लियर। अब दिक्कत कहां आई, सबसे पहले अपन ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं। तो ब्लैक बॉडी क्यों यूज में लिया जाता है, लाइट के कंसेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि लाइट को पहले को क्या माना जा रहा था, पार्टिकल, सॉरी वेव। और यहां पे आने के बाद क्या हो, आगे जाके देखेंगे प्लांक थ्योरी में क्या है, पार्टिकल की जैसे बिहेव करता है, ठीक है ना। इसमें क्वांटा होते हैं ना, फोटॉन्स, उसके कंसेप्ट आएगा। तो ब्लैक बॉडी क्यों क्यों पढ़ रहे हैं, लाइट के कंसेप्ट को समझने के लिए। अब ब्लैक बॉडी को समझने के लिए पहले ब्लैक बॉडी क्या है ये समझना पड़ेगा। तो ब्लैक बॉडी क्या थी कि ऐसी बॉडी जो ऑल वेवलेंथ को क्या करे, निम्न ताप पे यानी एट लो टेम्परेचर क्या करे, एब्जॉर्ब करे, और एट हाइयर टेम्परेचर जितने भी वो एब्जॉर्ब किए थे वही रेडिएशंस क्या करे, वो इमिट करे। इस टाइप की बॉडी क्या कहलाएगी, हमारी ब्लैक बॉडी। अब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को समझना चाहते हैं कि जैसे इसको गर्म करते हैं तो इसका कर्व कैसा बनता है। उसके लिए हमने क्या लिया, एक मेटेलिक स्फीयर लिया, उसके इनर सरफेस पे हमने क्या किया, काले पदार्थ का लेप कर दिया। लेप करने के बाद हमने इससे क्या किया, नियत ताप पे गर्म किया। जैसे ही इसे कांस्टेंट टेम्परेचर पे गर्म करते हैं ये उष्मा लेता है, और इसके जो एटम्स है वो अपनी मीन पोजीशन पे क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेट। और वाइब्रेट करते ही वो क्या करते हैं, रेडिएशन इमिट। और रेडिएशन लगातार क्या रहती है, एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्टेड होती रहती है, यानी परावर्तित और अवशोषित होती रहती है। ये सारी चीजें अभी तक इसमें करवाई हैं। इसमें दूसरी चीज एक और बताइए कि इसमें जो पर सेकंड जो उष्मा है, उष्मा एनर्जी है, ठीक है ना, जो हीट जो एनर्जी है वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, उतनी ही क्या करेगी, इमिट करेगी। इसका मतलब बराबर है, बराबर है मतलब एनर्जी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इसकी क्या है, एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट है। इतना बताया, सपना बताओ कि कोई दिक्कत है क्या, फिर इससे आगे चलते एक बार। जो बच्चे देख रहे हैं बताओ कोई दिक्कत है, मैंने एक बार रिवाइज करा दिया है लगभग थोड़ा सा ना। पहले आप इस तरीके की चीजें देखोगे तो बहुत सही रहेगा आपके लिए, पहले बोल रहा हूं। ये कुछ दिनों, 1-2 दिन, मतलब कल तो ये कल या परसों में टॉपिक लगभग आगे बढ़ने लग जाएगा, पर जैसे जैसे टॉपिक आगे नहीं बढ़ता तब तक थोड़ी सी दिक्कत है। समझ गए मेरी बात, बोलो फटाफट तुरंत प्रभाव से, समझ में आ गया। चलो अब हिंदी मीडियम वाले एक काम कर लो, फिर जस्ट जहां छोड़ा ना इसके नीचे लिखो, फटाफट लिखो। अब यदि धात्विक गोले में एक छिद्र, बेटा ये क्या है, एक छिद्र, या इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर या कैविटी, क्या बोलते हैं इसको, कैविटी, क्या बोलते हैं इसको, कैविटी। अब यदि धात्विक गोले में एक छिद्र, ब्रैकेट में लिखो कोटर, छिद्र ब्रैकेट में लिखना कोटर, दोनों ही वर्ड जरूरी है, कर दिया जाए तो, कर दिया जाए तो विकिरण धात्विक गोले से बाहर आएगी। देखो ये आ रही बेटा ना, बाहर आएगी, तो विकिरण धात्विक गोले से बाहर आएगी। इस विकिरण में उपस्थित तरंग दैर्घ्य कितनी है भाई, इस विकिरण में उपस्थित तरंग दैर्घ्य कितनी है, लैम्डा बराबर 0 से लैम्डा बराबर इनफाइनाइट तक, लैम्डा बराबर 0 से लैम्डा बराबर इनफाइनाइट तक की कुछ भी हो सकती है।
लैम्डा बराबर 0 से लैम्डा बराबर इनफाइनाइट तक की कुछ भी हो सकती है। इस विकिरण को श्वेत विकिरण कहा जाता है। इस विकिरण को श्वेत विकिरण कहा जाता है। श्वेत विकिरण कहा जाता है। और इसे ही क्या बोलते हैं हम, और इसे ही ऊपर लिखा हुआ, इसे ही कृष्णिका विकिरण कहते हैं। और इसे ही कृष्णिका विकिरण कहते हैं। और इसे ही कृष्णिका विकिरण कहते हैं। जो डायग्राम में ना वही चीजें लिखवा रहे हैं, इसके अलावा कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करो, नीचे लिखो धात्विक गोले से उत्सर्जित विकिरण श्वेत विकिरण, ऐसे लिखो धात्विक गोले से उत्सर्जित श्वेत विकिरण श्वेत विकिरण से स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता, आगे बताएंगे क्या चीज होती है ना, स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता, ब्रैकेट में लिखना है इसके ई लैम्डा, ई लैम्डा, स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता, ब्रैकेट में लिखो ई लैम्डा, वह तरंग दैर्घ्य ब्रैकेट में लिखो लैम्डा, लैम्डा के मध्य अलग अलग तापों पर, के मध्य अलग अलग तापों पर वक्र बनाया जाए या बनाया जाता है, ऐसे लिखो वक्र बनाया जाता है, वक्र बनाया जाता है। इसी वक्र को कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। इसी वक्र को कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। अब मुद्दा एक बात का है बेटा, आगे वाली थ्योरी को समझो। आगे वाली थ्योरी लगभग उस थ्योरी लिखवा दी तुम्हें, कहां तक लिखवा दी थ्योरी? तुम्हें इंग्लिश मीडियम को पूरा लिखवा दिया क्या? कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। एक बार ध्यान से सुनिए, अब मैंने लास्ट वाली चीजें क्या लिखवाई, इस धात्विक गोले से, इस मेटलिक स्फीयर से जब भी अपना क्या है व्हाइट रेडिएशन इमिट होगा, इस व्हाइट रेडिएशन के अंदर जो वेवलेंथ्स प्रेजेंट होंगी वो लैम्डा बराबर 0 टू इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकता है। मतलब सभी प्रकार की कुछ ना कुछ सभी होंगी। मैंने तुम्हें कल भी बताया था ना कि वेवलेंथ 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ प्रकार की सभी होंगी, पर जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है वो कलर हमारी आंखें परसीव कर लेंगी, देख लेंगी उसको। समझ गए मेरी बात? इसमें क्या है सारी प्रकार, और इसे ही हम क्या कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी समझ में आ गया, ब्लैक बॉडी भी समझ में आ गया। अब ब्लैक बॉडी इफेक्ट समझेंगे। इफेक्ट समझने के लिए हमें कर्व चाहिए, तो कर्व क्या है? स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा क्या होती है बताएंगे अभी। वह लैम्डा के बिटवीन एक कर्व ड्रॉ करें, पर टेम्परेचर क्या ले अलग अलग। एक बार मैंने मान लो 300 केल्विन पे गर्म किया, एक बार 600 केल्विन पे, एक बार 700 केल्विन पे, एक बार 800 केल्विन पे, एक 1200 केल्विन। वैसे ब्लैक बॉडी के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए, इसलिए अपन कहां से स्टार्ट करेंगे 1000 से, 1000, 1200, 1300, 1800, 1900, कुछ भी टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर पे लैम्डा और ई लैम्डा के बिटवीन ड्रॉ किया गया कर्व ही क्या कहलाता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। तो हमसे पूछे कि आपका ये कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा व लैम्डा के मध्य अलग अलग तापों पर बनाए गए वक्र क्या कहलाते हैं? हमारे कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। क्या बताओ, कोई दिक्कत वाली बात? अब स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता क्या होती है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो। इंग्लिश मीडियम वालों को लास्ट लाइन कहां तक लिखाई हुई है पहले ये बताओ, लास्ट लाइन कहां तक लिखवाई हुई है इनको बताओ फटाफट एक बार। हाँ बताओ।
मेटेलिक स्फीयर्स रिमेन्स कांस्टेंट, ये लिखवाया था ना, इसके नीचे लिखो, पैराग्राफ चेंज करके इंग्लिश में लिखो, नाउ इफ ए होल इज, नाउ इफ ए होल इज mad in the metallic sphere, mad in the metallic sphere, in the metallic sphere, इस समय क्या कर दिया जाए, इसमें एक होल कर दिया जाए, होल के ब्रैकेट में लिखो कैविटी, ये भी लिख लो कैविटी, बहुत सारी जगह कैविटी होता है, नीचे वाली कॉमा, द रेडिएशन विल come out from the metallic sphere, the radiation will come out from the metallic sphere, metallic sphere, full stop. सूरज यादव, थैंक्स, धन्यवाद भाई। क्या लिखो है, come out from the metallic sphere, full stop लिखो, the wavelength present in the radiation, the wavelength present in this radiation can be 0 to infinite, can be 0 to infinite, full stop. This radiation is called white radiation, लिखा हुआ ना white radiation है ना, this radiation is called white radiation and also called black body radiation, and also called black body radiation, and also called black body radiation, लिख लिया सभी ने, also called black body radiation। पैराग्राफ चेंज करो, नीचे लिखो, the curve between spectral emission power, the curve between spectral emissive power, ब्रैकेट में लिखो E lambda, E lambda, and wavelength, ब्रैकेट में लिखो lambda, is made at different temperature, made at different temperature, full stop. This curve is called black body radiation curve, full stop. This curve is called black body radiation curve, black body radiation curve। अब मेन बात यह है कि ये देखो ब्लैक बॉडी पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व पे क्वेश्चन पक्का आएगा, 101%। छोटे वाले क्वेश्चनों में आए चाहे बड़े वाले क्वेश्चनों में क्वेश्चन पक्का आएगा। तो पहले आपको समझना है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व क्या है। अब कर्व को समझने से पहले हमें क्या समझनी पड़ेगी कि स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर क्या है, और वेवलेंथ तो आपको पता ही है। तो वेवलेंथ और स्पेक्ट्रल इमिशन पावर के बिटवीन कर्व है। टेम्परेचर आपको पता है, अलग अलग टेम्परेचर लेना है, पर स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर नहीं पता आपको, स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता नहीं पता। तो पहले हेडिंग डालो नीचे, स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। हेडिंग डाल लो। ध्यान रखना ये जो हेडिंग है ये सिर्फ आपको अलग से है, उसी के पार्ट में चल रही है, ठीक है ना। ध्यान रखना, डालो हेडिंग स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता। लिखो इंग्लिश, हिंदी मीडियम वाले अब ढंग से समझना, लिखो
एकांक क्षेत्रफल व एकांक समय, एकांक क्षेत्रफल व एकांक समय में एक निश्चित तरंग दैर्घ्य, एक निश्चित तरंग दैर्घ्य, एक निश्चित तरंग दैर्घ्य एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए ऊर्जा का मान, ऊर्जा का मान स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। ऊर्जा का मान स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। समझ रहे हो? मान लो, देखो जैसे ये ग्राफ है ऊर्जा का ना, लैम्डा, मान लो कि मैंने क्या कहा, पर यूनिट टाइम होना चाहिए और पर यूनिट एरिया के बिटवीन, और ये कर्व है, तो एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के सापेक्ष जो ऊर्जा होगी ना, मान लो ये ऊर्जा होगी एक फिक्स हुए, तो ये ऊर्जा ही क्या कहलाती है, हमारी स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता। क्लियर है? चलो इंग्लिश मीडियम में लिखो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, फटाफट लिखना, लिखो द वैल्यू एनर्जी फॉर पर यूनिट एरिया, the value energy for per unit area and per unit time at a fixed wavelength, is called spectral emissive power, is called spectral emissive power। अब एक चीज देखना, ये दो कर्व बनाएंगे, एक तो बनाएंगे वेवलेंथ की टर्म में और एक बनाएंगे फ्रीक्वेंसी की टर्म में। तो तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा इस चीज को कि सर न्यू बराबर सी बाई लैम्डा होता है। सी इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, होता है कि नहीं होता? इसका मतलब न्यू और लैम्डा में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो जो कर्व मान लो लैम्डा के लिए बना उसका ही उल्टा कर्व वो बनेगा। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, दो कर्व बनाएंगे अपन और ये कर्व है इंपॉर्टेंट। क्या है? ये कर्व इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पढ़ना है सारी चीज। तो मैं पहले किसके लिए बनाऊं? एक कर्व बना देता हूं पहले, फिर आप इसी को देख के दूसरा बनाएंगे। चलो पहले तो मुझे ये बताओ कि आपका ये बना रहे हैं कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, किस किस के बिटवीन बनेगा? लैम्डा और ई लैम्डा। तो यहां तो क्या होगी? स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता यानी ई लैम्डा, और इधर क्या होगा? लैम्डा। बात समझ में आई आपके? एक कर्व तो इसके बिटवीन है, पर इसमें ध्यान रखना आपको जो कर्व बनाने हैं कुछ ऐसे कर्व बनेंगे इसमें। फर्स्ट कर्व मान लो एक टेम्परेचर पे हो गया, कोई भी एक पर्टिकुलर, पर जो पीक है ना वो आगे वाले टेम्परेचर पे जानी चाहिए। अब कुछ इस टाइप से। सर कैसे? देखो ये पीक यहां आई है कि नहीं आई? उसके बाद देखना ये पीक थोड़ा सा आगे किसकी कि नहीं किसकी? ये पीक थोड़ा सा आगे किसकी? और बनाओगे थोड़ा आगे और चली जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां जो होगी ना उसे हम एक अलग ही नाम देंगे और वो आगे जाके मैं बताऊंगा। इसको ई लैम्डा एम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई लैम्डा एम, यानी मैक्सिमम वाला पार्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम, ई लैम्डा एम। यहां जो एनर्जी जो वेवलेंथ होती है उसको भी क्या बोलते हैं हम? लैम्डा एम। ठीक है। अब टेम्परेचर की बात की जाए तो यहां टेम्परेचर मान लो मैंने कितना रखा? टेम्परेचर, एक चीज ध्यान रखना भाई, टेम्परेचर मैंने तुम्हें अभी क्या कहा? ब्लैक बॉडी का क्या होता है? ज्यादा होता है। इसलिए हमें टेम्परेचर कहां से स्टार्ट करना है? मान लो 1000 या 900 से स्टार्ट करना और बढ़ाते चले जाना। ठीक है। जैसे मान लो मैंने इसको 900 केल्विन रख लिया, कुछ भी रख लेना आप, ठीक है ना, केल्विन की बात। मान लो इसको मैंने 1100 केल्विन रख लिया।
ऊपर और आप बढ़ोगे तो क्या कर लो, इसको 2000 केल्विन कर लो, 1800 केल्विन कर लो, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं कोई फिक्स। तो ये अलग अलग टेम्परेचर के मैंने ग्राफ बनाए। अब इस कर्व की करैक्टरिस्टिक पढ़नी है हमें। क्या पढ़नी है? करैक्टरिस्टिक। अब मान लो कि मैं एक कर्व बनाऊं ई न्यू और न्यू में, तो चेंज क्या हुआ, सिर्फ लैम्डा की जगह न्यू आया। न्यू आते ये पीक सारी है ना किधर शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली पीक तो आएगी इधर, ये वाली पीक आएगी इधर, और ये वाली पीक इधर। मतलब कर्व वैसा ही रहेगा पर पीक क्या कर जाएंगी, इसकी पीछे खिसक जाएंगी इस बार। इधर देखो ये ऐसे बढ़ने पे पीक क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है ना। अब उसमें क्या करोगे, ऐसे ऊपर चलेगी पीक। तो पहले एक ये कर्व बनाओ और इस कर्व के पहले एक काम करना, यहां पे लिखो ई लैम्डा व लैम्डा के मध्य कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर ऐसे एक नंबर लगा के। ई लैम्डा व लैम्डा के मध्य कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। देख बेटा इधर आ, मैंने उस ब्लैक बॉडी को गर्म किया, तो उसको गर्म करोगे तो हीट मिलेगी। तो मैं कह रहा हूं कि जो पर यूनिट एरिया में से, पर यूनिट एरिया नहीं 1 मीटर स्क्वायर, समझ गए, पर यूनिट टाइम यानी पर सेकंड, पर यूनिट सेकंड, और एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए, मान लो कि मैंने इस तरंग दैर्ध्य के लिए बात की, ये पहला करो, एक वेवलेंथ अलग है, इसके लिए वेवलेंथ अलग है, इसके लिए वेवलेंथ अलग है। मान लो मैं पहले वाली वेवलेंथ की बात, नहीं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जो एक निश्चित तरंग दैर्ध्य, मान लो इस तरंग दैर्ध्य के लिए उत्सर्जित जो ऊर्जा है वही क्या कहलाती है, हमारी स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ये ई लैम्डा होगी वही क्या कहलाएगी, स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन। इसके कोरस्पॉन्डिंग अलग होगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग अलग होगी, पर होना क्या चाहिए, वो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के अंदर एक निश्चित वेवलेंथ के लिए जो उत्सर्जित उष्मा है वही क्या कहलाएगी हमारी स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता। ठीक है सपना, उतारो फटाफट इस पहले डायग्राम को उतारो, फिर अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। फटाफट लिखो, कौन सी, हाँ इंग्लिश में लिखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व बिटवीन ई लैम्डा एंड लैम्डा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व बिटवीन ई लैम्डा एंड लैम्डा। यानी इस वेवलेंथ के लिए अलग स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, आगे जाके बात करेंगे इसकी। कल ये टॉपिक पूरा करवा देंगे, ठीक है ना, ब्लैक बॉडी वाला। कल प्लांक की हाइपोथेसिस स्टार्ट करेंगे, प्लांक परिकल्पना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। रेले जीन्स वीन्स सारे लो करवा करू के प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। जैसे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव स्टार्ट होगा ना इसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद ये मान लेना सेपरेट टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, मजा आएगा समझने, एक एक लाइन का मीनिंग समझाएंगे। अब ध्यान दीजिए, आज अपनी क्लास हो गई थी लेट और मेरी है फर्स्ट ईयर की क्लास, तो आज के लिए तो इतना ही। बाकी अपन कल सुबह फिक्स 9:05 या 10 मिनट पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप रेगुलर आना, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गोपाल, अभिनव, आराम से रेगुलर आया करो और क्लास नोट्स अच्छे से बना लो। बाकी उनको सुंदर वंदर सबको बोल देना, ठीक है। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण बेटा।